दोस्तों, जब भी हम कोई देशभक्ति की मूवी देखते हैं तो उसे देखने के बाद मुंह से निकलता है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन क्या सच में जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, उन्हें भारत का इतिहास मालूम है? क्या उन्हें पता है कि भारत देश कितना महान है? आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास में 1000 साल पीछे ले जाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसा था मेरा देश 1000 साल पहले और उसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आज हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल का हल है। आज आपको भूख लगती है तो ज़ोमैटो है, आपको दूसरे शहर जाना है तो ट्रेन है, दूसरे देश जाना है तो फ्लाइट है, गाने सुनने के लिए स्पीकर है, किसी से बात करनी है तो फोन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जब ये सब चीजें नहीं होती थी तो लोग कैसे गुजारा करते थे? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कई साल पहले के भारत में। तब का भारत और आज का भारत बिल्कुल अलग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप में से शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज जो भारत की सीमाएं आप देखते हैं, भारत इससे कई ज्यादा गुना बड़ा था। भारत की सीमाओं में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमित्रा, मालदीव और ऐसे कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते सभी भारतीय जनपद ही थे। यानी कि जिन्हें आज भी लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही भारत की सीमा है, तो बड़े अफसोस की बात है, वो बिल्कुल गलत है। सालों से होते आ रहे बाहरी आक्रमणों ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो सम्राट अशोक के राज में हमारा देश एकजुट था, किंतु उनके बाद हुए सैकड़ों युद्धों ने देश को काफी ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया और उसके बाद बाहरी आक्रमणों ने नए नए देश बना दिए और उसके बाद अंग्रेजों ने तो सब कुछ ही लूट लिया, वरना हमारे देश की सूरत कुछ अलग ही थी। आइए अब बात करते हैं उस समय के पहनावे की। अभी लोग क्या पहनते हैं वो तो आप जानते ही हैं, और आज से 70 साल पहले क्या पहनते थे ये भी आप जानते ही होंगे। लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत के लोग क्या पहनते थे, क्या आपको मालूम है? क्या आपको इसकी जानकारी है कि उस समय लोग यानी कि जो पुरुष होते थे वो सूत की धोती को पहना करते थे और उसे कमर से लपेटा जाता था, जिसे पीछे की तरफ बांधा जाता था। भारत में कपास की खोज हुई थी, कुछ लोग माथे पर पगड़ी भी पहनते थे। तब पुरुष अपनी दाढ़ी बहुत छोटी रखते थे या फिर बिल्कुल नहीं रखते थे। पुरुषों का ऐसा पहनावा हजारों साल तक चलता रहा। लोग अपने पहनावे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि इंसान का पहनावा ही उसकी और उसकी जुड़ी हुई सैकड़ों साल की पुरानी संस्कृति की पहचान हुआ करता था। महिलाएं अपनी कमर पर एक कपड़ा बांधा करती थी जिसकी लंबाई घुटनों के ऊपर रहती थी, जिसे आज की महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट के नाम से बुलाती हैं। कुछ महिलाएं धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा भी बांधती थी। गले में हार और हाथों में कड़े का भी चलन था, जो कि धातु का होता था। बदलते वक्त के साथ उसकी धातुओं में भी बदलाव होता रहा। इस काल के दौरान महिलाओं का शरीर कपड़े से लिपटा होता था। कुछ औरतें स्कर्ट नुमा अंदाज में कपड़े को अपनी कमर से लपेट लेती थी और अन्य कपड़े या धागे से उसे बांध लेती थी। 500 एडी के आसपास गुप्त काल में साड़ी पहनने की शुरुआत हो चुकी थी। साड़ी शब्द की उत्पत्ति वेदों से हुई। संस्कृत में इसका एक अर्थ कपड़ा भी होता है। वेदों में 600 बीसी में साड़ी का जिक्र था। धनवान औरतें चीन के सिल्क से बनी साड़ी पहनती थी और साधारण घर की औरतें सूती साड़ी पहना करती थी। चूड़ीदार और सलवार कमीज ईरान की इस्लामिक खोज 1000 एडी में हुई। महिला और पुरुष दोनों ही इसे पहनने लगे। इसे चूड़ीदार और सलवार कमीज कहा जाने लगा। भारत में भी इसका खूब प्रचलन बढ़ा, खास करके उत्तर भारत में। लेकिन अब ये धोती और साड़ी के बाद लोगों की दूसरी पसंद बन गई है। ये महंगी भी हुआ करती थी, इसलिए आम जन की पहुंच से दूर थी। जो महिलाएं इसे पहनती थी साथ में ढेर सारे गहने भी पहनती थी, जिससे मालूम हो सके कि ये महिलाएं ऊंचे घराने की हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे कुछ पहनते ही नहीं थे। अगर पहनते भी थे तो कपड़े के नाम पर उनकी कमर के इर्द गिर्द एक कपड़ा लपेट दिया जाता था। आबादी। दोस्तों, जिस तरह आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी
वाला दूसरा देश है, वहीं उस समय के हालात भी कुछ इस तरह ही हुआ करते थे। जब उस समय भारत की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ये उस समय के क्षेत्रफल के हिसाब से काफी कम थी। भारत के अलावा सिर्फ यूरोप ही एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ की आबादी हमारी आबादी के आसपास थी, लेकिन उस समय भी हमारी आबादी दुनिया में काफी अधिक थी। आपको ये जानकर काफी अचंभा होगा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी बड़े राज्य का हिस्सा ही हुआ करते थे। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं उन समुदायों की जो जंगल में निवास किया करते थे, वही इस देश के मूल निवासी भी हुआ करते थे। अब बात करते हैं किसानी यानी कि खेती की। जिस तरह आप सभी ये बात काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश था और उस समय खेती करने के लिए उतने ज्यादा साधन भी नहीं हुआ करते थे, ना ही खेती इतने बड़े स्तर पर हुआ करती थी। उस समय लोग इतना ही अनाज उगा सकते थे जितना उन्हें और उनके परिवार और मवेशियों के लिए जरूरत होती थी। भारत में हमेशा से ही अनाज उगाने की परंपरा रही है। अनाज के अलावा नील, कॉटन की भी भारी मात्रा में लोग खेती किया करते थे। कुछ सदियों के बाद अंग्रेजों के दबाव में किसानों को भारी मात्रा में अफीम की खेती भी करनी पड़ी। इसके अलावा पशुपालन भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता था और उसके बिना कृषि अधूरी मानी जाती थी। लोगों का खेती व्यवसाय होने के कारण वो जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठ जाया करते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मेहनती हुआ करते थे। आइए अब बात करते हैं उस समय के शहरों की। अभी तक हमने आपको जो बातें बताई वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में थी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस समय के शहर कैसे हुआ करते थे। पहले जमाने में ज्यादातर ग्रामीण इलाके ही हुआ करते थे, शहर की जगह कस्बे हुआ करते थे। अब बात करते हैं कस्बों की। उस वक्त के कस्बे भी संसाधनों की कमी की वजह से उतने ज्यादा विकसित नहीं हुआ करते थे, लेकिन कस्बों में काम मिलना काफी आसान हुआ करता था। कस्बों में अधिकतर अमीर या ऊंचे घराने के लोग ही रहा करते थे, जो अपना ज्यादातर काम खुद करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपना काम करने के लिए मजदूरों और नौकरों की जरूरत हुआ करती थी, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों से निकले हुए लोगों को आसानी से कस्बों में काम मिल जाया करता था। इसके अलावा वो लोग मिलों में भी काम किया करते थे। ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने की वजह से उन्हें काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन ये लोग काफी खुश हुआ करते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों के आने के बाद मिलों के मालिकों के वहां काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी दिन बर दिन बदतर होती चली गई। उनकी तनख्वाह आधी और मेहनत दुगनी कर दी गई। इसके अलावा शहर में रहने वाले लोगों से अंग्रेजों ने अधिक कर लेना शुरू कर दिया। इसके चलते धीरे धीरे कस्बे भी गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ने लगे। यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। पहले यातायात के साधन बहुत ही कम हुआ करते थे, जिस वजह से एक इंसान अपने पूरे जीवन में 100 से 150 किलोमीटर ही सफर कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे अरबी नस्ल के घोड़े देश में आने लगे और तांगा बनने लगा, लोगों के लिए सफर करना काफी ज्यादा आसान हो गया। हालांकि ये सफर आज के जितना आसान तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों के लिए घोड़े की सवारी करना आज के समय के मोटरसाइकिल चलाने के बराबर था। और अगर आपके पास खुद का तांगा है तो वो किसी कार की सवारी से कम नहीं हुआ करता था। इसके अलावा उस समय बैलगाड़ी का भी काफी प्रचलन था, जिससे कि एक समय में 5 से भी अधिक लोग एक साथ सफर कर सकते थे। अब आखिर में बात करते हैं आमदनी की। आपको क्या लगता है हमारे देश का हाल हमेशा से ही ऐसा था? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल गलत हैं। लोगों के पास कमाई के कई स्रोत हुआ करते थे। लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और इसके अलावा मजदूरी भी किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। भारत के इसी धन ने हमेशा से बाहरी ताकतों को आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। देश के अंदर हमेशा ही पैसा भरपूर था। हम किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी और देश या राज्य पर निर्भर नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को और देश के लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको भारत की एक नई छवि देखने को मिली होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।